हेलो स्टूडेंट, दिस इज रैत जैन एंड वेलकम टू रैत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का लेक्चर नंबर 2। यानी कि बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में और आपको सारे फॉर्मूले भी बताए थे और उसी के साथ आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी शेयर किए थे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे 3D फिगर में सिलेंडर के साथ ही हम कॉन को डिस्कस करेंगे, कॉन के साथ स्फीयर और स्फीयर के साथ हेमी स्फीयर, और सिलेंडर के अंदर एक पार्ट और मिलेगा हमें हॉलो सिलेंडर का। तो बच्चों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलेंडर के फिगर को और सिलेंडर की फिगर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि किस किस की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं सिलेंडर जो हमारा एक 3D फिगर होता है। ठीक है बच्चों, तो सिलेंडर बेसिकली हमारे पास इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। तो ये हम बहुत छोटी क्लास में सिलेंडर के फिगर को तो पढ़ ही लेते हैं। वहाँ पे हम इसका सरकमफ्रेंस, इसकी बाउंड्री की सरकमफ्रेंस, इसका CSA और इसका TSA और इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में। तो बच्चों, वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला होता क्या है? एरिया ऑफ बेस और इनटू में हाइट। ठीक है बच्चों, तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब V और एरिया ऑफ बेस। तो बच्चों, इसके बेस पे एक सर्कल फॉर्म्ड होता है। तो सर्कल फॉर्म्ड होता है तो सर्कल की रेडियस हम R लिखते हैं। तो यानी कि अगर मैं सर्कल की रेडियस R लिखूंगा तो एरिया ऑफ बेस पे सर्कल है तो सर्कल का एरिया हमारे पास πr² होता है। और इनटू में बच्चों हमने कहा इस सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारे पास h है, तो इसकी हाइट h होती है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें मिल जाता है πr² और इनटू में h। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपके सामने मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। इसी के साथ बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे इसके CSA के बारे में। तो बच्चों, CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? CSA का जनरल मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व की बात कर रहा है तो बच्चों, यानी कि सिलेंडर की जो शेप होती है वो आपने देखा होगा, मे बी ये मार्कर की शेप एज द लाइक ऑफ सिलेंडर की शेप। यानी कि बच्चों हम बोल सकते हैं जो मार्कर है वो सिलेंडर की फॉर्म में है। तो यानी कि ये तो इसका बेस डिफाइन कर रहा है, अपर और लोअर, और उसी के साथ आपको ये इसकी सर्कुलर बाउंड्री दिख रही है, तो इसी को हम बोलते हैं CSA पार्ट। ठीक है बच्चों, तो इसको आप समझना, ये जो दिख रहा है इसको हम CSA बोलते हैं। तो CSA हम क्या लिखते हैं बच्चों इसका? तो इसका मतलब ये सरकमफ्रेंस की बात कर रहा है, इसकी बाउंड्री की। तो CSA को हम लिखते हैं 2πr और इनटू में इसकी हाइट होती है h। तो CSA में मिल जाता है सिलेंडर का 2πrh। ठीक है बच्चों, तो CSA के साथ ही एक हमारा नेसेसरी पार्ट होता है इसका TSA। तो TSA का बच्चों मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो CSA को हो गया है, तो CSA के साथ ही अगर मैं इसके बेस को इंक्लूड कर दूं दोनों, तो उसको हम बोलते हैं TSA। तो हम यहाँ से इसके बारे में लिखते हैं, तो हमें मिलता है CSA + 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो CSA हमारे पास होता है 2πrh और 2 इंटू एरिया ऑफ बेस का मतलब होता है πr²। तो बच्चों, यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा जनरेट होता है 2πrh और यहाँ पे 2πr²। तो यहाँ से 2πr हमने कॉमन लिया तो हमें मिल जाता है 2πr और h + r। तो बच्चों, ये होता है हमारा TSA ऑफ सिलेंडर के बारे में। ठीक है बच्चों, तो यानी कि सिलेंडर के कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है? सिलेंडर के वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सिलेंडर के CSA की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और साथ ही सिलेंडर के TSA की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये तीनों नेसेसरी फॉर्मूले सिलेंडर के फॉर्म में। इसी के साथ सिलेंडर से रिलेटेड एक फिगर और हमें मिलता है जिसको हम बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। तो बच्चों, आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे हॉलो सिलेंडर के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने हॉलो सिलेंडर के बारे में। बच्चों, जैसा कि सिलेंडर हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसी तरीके से मेरे पास एक हॉलो सिलेंडर होता है। उसको हम बोलते हैं, वो बीच में जो रहता है उसको हम खोखले के नाम से जानते हैं, उसी पार्ट को हम हॉलो बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर फॉर्म करूँगा तो आपको एनालाइज भी होगा। जैसे आप घरों में पाइप का यूज़ करते हो, पाइप जो हमारे टंकियों में लगे रहते हैं, यानी कि, और हम जो पानी को बाहर भरने के लिए जो यूज़ करते हैं पाइप का, तो वो पाइप क्या रहता है बच्चों? वो हॉलो सिलेंडर की फॉर्म में होता है। यानी कि ये तो मैंने सिलेंडर बना लिया और मैंने कहा कि इस तरीके से आपने देखा होगा फिगर को। ठीक है बच्चों, तो ये बीच में क्या होता है? ये हॉलो पार्ट रहता है बीच का। बीच का बच्चों हॉलो पार्ट मिलता है। साथ ही में इस पाइप के पास ये थिकनेस रहती है, थोड़ी सी थिकनेस आपको दिख जाती है। जब आप पाइप को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पास जो थिकनेस, इस तरीके से जो मैं डार्क पार्ट कर रहा हूँ, ये इसकी थिकनेस रहती है।
ठीक है बच्चों, तो मैं आपको इसकी शेप को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि ये मेरे पास मार्कर है, मैंने इसको बीच से खाली कर दिया है, तो इसके पास थोड़ी सी थिकनेस आ जाती है। थिकनेस आएगा तो इसका ये बाहर का आउटर सरफेस एरिया हो जाएगा और अंदर का इनर सरफेस एरिया हो जाता है। मैं बोलता हूँ ये इसका आउटर सरफेस एरिया है और उसी के साथ इसको इनर सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके बेस पे आपने देख रहा होगा कि दो सर्कल जनरेट होते हैं। अगर मैं बात करूं तो बड़े वाले एरिया ऑफ सर्कल में से छोटे वाले अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करूंगा तो हमें जो पोर्शन की रिक्वायरमेंट होती है उस पोर्शन को हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस पोर्शन की हमें रिक्वायरमेंट है तो ये पोर्शन हमें आइडेंटिफाई हो जाता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं इसके वॉल्यूम को समझाता हूँ कि इसका वॉल्यूम रियलिटी में होता क्या है। तो वॉल्यूम तो बेसिकली बच्चों वही रहता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन जब इसकी फॉर्म में लिखा जाता है तो मैंने कहा अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर और बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर। और बच्चों इसकी हाइट ऑलमोस्ट हमारे पास एच ही रहेगी। तो जब मैं वॉल्यूम लिखता हूं तो पहले मैं बाहर वाले सिलेंडर का लिखता हूं, तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और इसमें से अगर मैं अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि केवल रेडियस का डिफरेंस मिलेगा और वॉल्यूम का सेम फार्मूला फॉर्म हो जाता है। यहाँ से बच्चों अगर मैं कॉमन लूंगा तो पाई एच कॉमन आ जाएगा और हमें मिलेगा कैपिटल आर का स्क्वायर और माइनस का स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें इनर सीएसए और आउटर सीएसए की हमें रिक्वायरमेंट पड़ जाती है और हमसे ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो बच्चों इनर सीएसए की बात करते हैं तो अंदर की रेडियस मेरे पास स्मॉल आर है और ये उसकी हाइट एच है। तो अंदर का सीएसए हमें मिलेगा तो वो हमें मिलेगा 2 पाई आर एच और बाहर का जो सीएसए मिलेगा वो हमारे पास कैपिटल आर रेडियस है तो कैपिटल 2 पाई आर एच। ठीक है बच्चों, तो ये तो इसके रिक्वायरमेंट पोर्शन को मैंने फॉर्मूले आपको बता दिए। यही फॉर्मूले हमें क्वेश्चनों में यूज करने पड़ेंगे। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में तो आप यूज करोगे, लेकिन आप ये जरूर समझना कि शेप के अंदर जो आपके पास प्रॉपर इसकी शेप बना के दी है इसमें कौन से पार्ट हमसे पूछा जा रहा है, क्योंकि उसी बिहाफ पर आप अच्छे से अच्छे लेंथी क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन करोगे, हॉलो सिलेंडर का इतना हमें इंपॉर्टेंट पार्ट मिलेगा और यही हमें यूज करना है। इसी के साथ बच्चों जो हमारा नेक्स्ट फिगर हम डिस्कस करेंगे तो वो नेक्स्ट फिगर हमारा मिलेगा कौन। ठीक है बच्चों, तो कौन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कौन तो बेसिकली आपने देखा भी होगा बच्चों, जैसे कि आपने बर्थडे वगैरह मनाते हो तो वहाँ पे आपको जो बर्थडे की केक को आप देखते हो तो वो कहीं ना कहीं कॉनिकल शेप में फॉर्म्ड होती है। तो उस शेप को हम बनाते हैं यहाँ पे सबसे पहले। इस तरीके से बच्चों ये कौन की शेप में फॉर्म्ड होती है। सबसे पहले हम इसके पार्ट डिस्कस करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से पार्ट फॉर्म्ड होते हैं। तो बच्चों आपने फील किया होगा कि उसके जो नीचे रहता है वो हमारे पास सर्कुलर पाथ होता है, उसको आप अपने सर पे लगाते हो और उसके पास जो हाइट होती है, एक तो मेन बीच की हाइट होती है उसको कैपिटल एच बोलते हैं, स्मॉल एच कुछ भी बोल सकते हैं, वो उसकी प्रॉपर हाइट होती है। और उसी के साथ उस फिगर में स्लैंट हाइट भी हमारे पास रहती है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो बच्चों, तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम स्लैंट हाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, स्लैंट हाइट के नाम से जानते हैं, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों ये इसकी जो मेन हाइट होती है इसको हम कैप स्मॉल एस से डिनोट कर दे रहे हैं यहाँ पे। और बच्चों ये तो उसकी रेडियस बन जाएगी क्योंकि नीचे का पाथ हमारे पास सर्कुलर होता है। अब बच्चों यहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है। तो वॉल्यूम इसका जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब बच्चों अगर आप पूछोगे कैसे होता है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप फॉर्मूले को नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम सीएसए की बात करते हैं। तो सीएसए का मतलब बच्चों क्या होता है, उसका कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व का मतलब इसकी ये बाहर की जो आउटर वॉल है इसका एरिया निकालना है। ये स्लैंट फॉर्म में होती है तो इसका सीएसए हम जो लिखते हैं वो पाई आर एल लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अगर मैं इसके टीएसए की बात कर लूँ तो टीएसए का मतलब होता है सीएसए और प्लस इसके पास एरिया और बेस, मतलब बेस पे एक सर्कल फॉर्म्ड किया गया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ बेस। तो बच्चों सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन आ गया पाई आर, तो हमें जो फॉर्मूला मिला वो एल प्लस आर मिला। तो बच्चों टीएसए क्या हो जाता है, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है बच्चों, तो ये तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले वॉल्यूम की, फिर सीएसए की और उसी के साथ टीएसए की। यहाँ पे बच्चों एक रिलेशन और क्रिएट होता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम से यूज करते हैं। बच्चों यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड करता है और ये मेरे पास रेडियस है, तो ये एक ट्रिंगल इस तरीके से फॉर्म्ड होके आता है।
ये इसकी R है, ये 90 डिग्री का है और इसको हम H बोलते हैं, और इसी के साथ ये हमारी स्लैंट हाइट, इसको L बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि 90 के सामने की साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से जो L की वैल्यू हमारे सामने निकल के आती है वो L इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर और प्लस का H स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपका कौन का मटेरियल, यानी कि कौन के अंदर ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें होने वाली है और क्वेश्चनों में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अब हमारा अगला फिगर आता है, तो उसको हम बोलते हैं स्फीयर। तो स्फीयर बच्चों एक 3D फिगर रहता है, इसी के साथ जो सर्कल होता है वो हमारे पास एक 2D फिगर होता है। तो हम बात करते हैं स्फीयर की। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने एक फिगर बना के दिया है, इसको हम स्फीयर करते हैं, स्फीयर बोलते हैं, और स्फीयर के साथ इसका एक सेंटर होता है, इसको O बोल दिया, और इसकी रेडियस जो होती है वो हमारे पास R होती है। लेकिन बच्चों अगर आप कहोगे कि मैं इसका आपको वॉल्यूम प्रूव करके बता दूं, तो मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, लेकिन वो आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसके वॉल्यूम को प्रूव करने के लिए हमें डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन से चैप्टर की रिक्वायरमेंट होती है। वो स्टैंडर्ड आपको 11th और 12th में मिलता है, तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो उसके लिए मैंने 12th क्लास के लेक्चर में ये बता रखा है, आपको नहीं 10th वाले तो बच्चों को बेसिकली नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसके लिए आपको इंटीग्रेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। तो आप अभी इसको फॉर्मूले को याद कर लेना, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या मिलता है हमें 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ हमें स्फीयर मिला 4/3 पाई आर क्यू। और अगर हम इसके CSE की बात करते हैं, तो इसका जो CSE मिलता है वो हमें मिलता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसी के साथ बच्चों अगर इसकी TSE की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो स्फीयर रहता है उसका CSE और TSE सेम ही मिलता है। तो क्योंकि बाउंड्री दोनों तरीके से सेम ही काउंट होती है, क्योंकि हमें जिस बाउंड्री का ज़रूरत होता है CSE और TSE, क्योंकि एक ही बाउंड्री है, तो ये हमें मिल जाता है। इसी को CSE बोलते हैं और इसी को TSE बोलते हैं। तो स्फीयर के लिए वॉल्यूम क्या मिलता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यू, और CSE क्या मिलता है 4 पाई आर स्क्वायर, और उसी के साथ CSE क्या मिलता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसका अगला फिगर एक इंपॉर्टेंट फिगर है जिसको हम बोलते हैं हेमी स्फीयर। इसमें बच्चों थोड़ा सा बच्चों बहुत एरर करके आते हैं, बहुत माइनर चीज़ में एरर करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एरर आपका कहाँ रहता है। तो बच्चों जैसा कि आपने घरों में कटोरे का यूज़ करते हैं, तो उस कटोरा को ही हम हेमी स्फीयर के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये हमारा है हेमी स्फीयर, मैंने कहा इसकी रेडियस है R, और बच्चों ये भी इसकी रेडियस R रहती है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करूँगा इसके वॉल्यूम के बारे में। तो बच्चों कंप्लीट स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, और ये उसका आधा पोर्शन बना हुआ है, तो इसका जो वॉल्यूम मिल जाएगा वो मिलेगा 2/3 पाई आर क्यू। इसी के साथ अगर मैं CSE की बात कर लूँ, CSE ऑफ स्फीयर, तो CSE ऑफ स्फीयर का मतलब क्या होता है बच्चों, उसका कर्व सरफेस एरिया, यानी कि हमें केवल इसकी इस बाउंड्री का एरिया चाहिए। तो बच्चों जब मैंने आपको TSE का स्फीयर बताया था, स्फीयर का TSE बताया था, तो वहाँ पे CSE और TSE 4 पाई आर स्क्वायर था। अब मेरे पास आधा पार्ट है, तो आधा पार्ट का यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों यहाँ पे इसका TSE बदल जाता है, क्योंकि अब इसके पास बेस भी प्रॉपर आ गया। तो बेस प्रॉपर आ गया तो फॉर्मूला होता है, हमने आपको लिखवा रखा है CSE के साथ एरिया ऑफ बेस। तो बच्चों एरिया ऑफ बेस पे क्या फॉर्म किया गया है, सर्कल फॉर्म किया गया है। तो हमें मिल जाएगा TSE ऑफ हेमी स्फीयर मिल जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब बच्चों आपके में फ्रस्टम ऑफ कॉन जो आपके सिलेबस से क्विट है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि वो आपके लिए आगे इंपोर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो आज के क्वेश्चन होंगे वो सारे टॉपिकों से कंबाइंड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और जबरदस्त बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम बिगिनिंग करेंगे क्वेश्चनों की। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे उसका एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है, और इस तरीके के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, बस समझना है कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है और विद इन सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि डायामीटर ऑफ द मेटेलिक स्फीयर, यानी कि मेरे पास एक स्फीयर दिया गया है। तो बच्चों मैं इसको फिगर को आपके सामने बनाता हूँ। मैंने कहा बच्चों ये मेरे पास एक स्फीयर है और इसका जो डायामीटर गिवन है वो हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है। तो बच्चों यहाँ से इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस इसकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर बच्चों बोला गया है इट इज़ मेल्टेड, यानी कि बच्चों इसको मेल्ट कर लिया गया, यानी कि अब मेल्ट करने के बाद कुछ नई शेप उसने दी है और नई शेप दी है एक वायर की। तो बच्चों वायर की फॉर्म क्या होती है, वायर एक सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है। उसने कहा उससे एक वायर कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है बच्चों, ये स्फीयर था मेटेलिक, इस मेटेलिक स्फीयर से एक सिलिंड्रिकल वायर में कन्वर्ट किया गया है। और बच्चों बोला गया है कि जो वायर है उसका डायामीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, बच्चों ये क्रॉस सेक्शन होता है और इसका उसने जो हमें डायामीटर गिवन है वो दिया है 0.2 मीटर। ठीक है बच्चों, तो उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, और हमें इस वायर की, यानी कि जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में वायर बन के आ जाए, इसकी हमें लेंथ को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि हम h भी बोल सकते हैं इसको और l भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। ये सिलिंड्रिकल का जो डायामीटर है वो हमारे पास ये भी सेंटीमीटर में ही गिवन है। तो बच्चों सेंटीमीटर में गिवन है, यानी कि इसका डायामीटर d इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की जो रेडियस मिल जाएगी वो हमें मिलेगी 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायामीटर और रेडियस का रिलेशन आपको पता है कि रेडियस हमेशा डायामीटर की हाफ होती है। ठीक है बच्चों, तो अब सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि इसमें सिमिलरिटीज़ क्या होती हैं। जैसे बच्चों आपने कभी गोल्ड के कॉइन्स देखे होंगे, अगर उन कॉइन्स को हम मेल्ट करने के बाद कुछ नई एसेसरीज क्रिएट करते हैं तो दोनों में सिमिलरिटी ये होती है कि दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें बस इसी पॉइंट को समझना है, जब भी किसी मेटेलिक स्फीयर को मेल्ट किया गया और मेल्ट करने के बाद उससे कोई भी नई शेप फॉर्म्ड की जाएगी तो दोनों के जो वॉल्यूम होंगे वो आपस में इक्वल मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें यहाँ पे दिया है, तो मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज ऑल्सो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि बच्चों मेल्ट करने के बाद दोनों की शेप बदल जाएगी लेकिन दोनों के वॉल्यूम इक्वल मिलने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है बच्चों, मैंने अभी आपके सामने लिख के दिया था 4/3 पाई आर क्यू। वहीं पे अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करता हूं तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको कैपिटल आर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले बच्चों आप पाई से पाई को कैंसिल कर दो, इसको लिखा 4/3। रेडियस बच्चों इसकी गिवन है तो 3 × 3 और इंटू में 3। यहाँ पे इसकी भी रेडियस गिवन है तो 0.1 और 0.1 इंटू में h। बच्चों 3 से 3 कैंसिल किया, यहाँ पे ये पॉइंट हटाया तो 10, ये भी पॉइंट हटाया तो फिर से हमारा 10 आ गया। तो यानी कि अगर मैं h की वैल्यू निकालूंगा तो हमें मिला 4 3 12 और 12 3 36 और इंटू में 10 और इंटू में 10। तो h की वैल्यू जो आ गई वो 3600 सेंटीमीटर, यानी कि इस फंक्शन को हम लिख सकते थे h की वैल्यू 36 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कि हमसे पूछा गया था कि इस वायर की लेंथ कितनी होने वाली है, तो वायर की लेंथ हमें मिली 36 मीटर। ठीक है बच्चों, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 वो और अच्छा क्वेश्चन है तो आप उसको नोट डाउन करोगे। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने मैंने एक और ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेंशन कर रखा है। तो बच्चों आप पहले इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर सकते हो और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड जरूर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ट्राई करेंगे, मैं इसको वीडियो को आप पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं और मैं इसको कंटिन्यू सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हाउ मेनी शॉर्ट्स ईच हैविंग डायमीटर 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों का सबसे पहला डाउट यहीं से बिगिनिंग होता है कि सर शॉर्ट्स लिखा है, ये रियलिटी में होता क्या है। तो बच्चों अगर आप शॉर्ट्स को निगलेक्ट कर दो तो यहाँ पे आप इसके डायमीटर को देखोगे तो यहाँ पे इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर गिवन है। और शॉर्ट्स का मतलब बच्चों मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है स्फेरिकल फॉर्म का एक वेसल। ठीक है बच्चों, तो स्फेरिकल फॉर्म का एक वेसल्स है जिसका डायमीटर हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से हम इसकी रेडियस निकालेंगे तो रेडियस हमें मिलेगी 3/2 सेंटीमीटर। बच्चों किसकी है, जो स्फेरिकल फॉर्म का शॉर्ट्स है उसकी रेडियस दे रखी है। और बच्चों उसको क्या बोला गया था, कैन बी मेड फ्रॉम द क्यूबॉइडल लेड सॉलिड ऑफ डायमेंशन इज इक्वल टू इतना। यानी कि बच्चों इससे
कितने शॉट से, मतलब कितने, यहाँ पे बच्चों आप रीड करोगे हाउ मेनी शॉट्स, यानी कि हमसे पूछा गया है कि कितने शॉट्स आप बना सकते हो, मतलब स्पेरिकल बॉल्स अगर हम उसको बोलते हैं, तो आप कितनी स्पेरिकल बॉल्स फॉर्म्ड कर सकते हो अगर आपके पास एक क्यूबॉइड गिवन है जिसका डायमेंशन इतना हमें गिवन है। तो बच्चों सबसे पहले हमें गिवन क्या है, क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का डायमेंशन गिवन है, यानी कि एल की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 11 और एच की वैल्यू 12। तो ये तो हमें क्यूबॉइड के एल वी एच गिवन है। तो इसी के साथ सबसे पहले बच्चों हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर निकालें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें क्या मिल जाता है, एल इंटू बी और इंटू में एच, तो 9 इंटू 11 और इसी के साथ इंटू में 12। तो बच्चों हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम केवल इतना ही छोड़ देंगे। तो ये तो हमें मिला जो मेरे पास एक क्यूबॉइडल दे रखा है लेड सॉलिड, उसका जो वॉल्यूम मिला वो इतना हमें गिवन है। अब बच्चों इससे कितने हम स्पेरिकल शेप के शॉट्स बना सकते हैं, तो बच्चों जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि नंबर ऑफ शॉट्स आप कितने बना सकते हो। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या वॉल्यूम ऑफ शॉट्स का डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने शॉट्स बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको इसको बेसिक भी बताऊंगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर दूंगा। तो मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ शॉट्स। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बच्चों एल इंटू बी इंटू एच, तो 9 इंटू 11 और इंटू में 12, और इसी के साथ अगर मैं इसका वॉल्यूम लिखूंगा तो हमें मिलता है 4/3 पाई और आर क्यू। तो आर की वैल्यू हमें मिली 3/2 और इसी के साथ 3/2। बच्चों यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 से 3 को कैंसिल करो, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन है उसको मैं लिखूंगा। आप इसको मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि मल्टीप्लाई से कैलकुलेशन आपके लिए लेंदी रहेगी, ये फंक्शन हमारे डायरेक्ट सीधे सीधे कैंसिल आउट होंगे। तो पाई की वैल्यू मैंने पुट की 22/7, तो 7 को मैंने ऊपर लिख दिया, और इसी के साथ हमारे पास डिनोमिनेटर बचा 3 इंटू 3, तो 3 से इसको कैंसिल किया 4 टाइम, 3 से इसको कैंसिल किया 3 टाइम, 11 से कैंसिल 22 को तो 2 टाइम, और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे बच्चों हमें कितना मिला, 3 2 जा 6 इंटू 7, यानी कि बच्चों आंसर कितना मिला 42। ठीक है बच्चों, तो आप इसको एक बार यहाँ पे हमें इसका जो आंसर मिलेगा, तो कितने आप इससे स्पेरिकल शॉट्स बना सकते हो, तो स्पेरिकल शॉट्स हम इससे 42 बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर ये भी करूँगा कि मैंने यहाँ पे इसका डिवाइड क्यों किया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसका जो एक रिमेनिंग 2 रह गया था, ये भी बच्चों ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जो इसका आंसर हमें मिलेगा, तो आंसर हमें मिल जाएगा 84 शॉट्स। ठीक है बच्चों, इसको आप करेक्ट कर लेना, मैंने इसको 2 को देखा नहीं होगा, 2 को मैंने लीव कर दिया, लेकिन 2 मेरे पास फंक्शन अभी बचा हुआ है। तो ये 2 फंक्शन सब पे टॉप पे चला जाएगा, और टॉप पे जाने के बाद इसका मल्टीप्लाई होगा। तो नंबर ऑफ स्पेरिकल शॉट्स किससे फॉर्म्ड हो सकते हैं बच्चों, 84 शॉट्स फॉर्म्ड हो सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने इसका डिवाइड क्यों किया था। तो जैसा कि बच्चों अगर मैं आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल दूंगा, मैंने कहा आपके पास 100 रुपये हैं। ठीक है बच्चों, मैंने कहा आपके पास 100 रुपये हैं, तो इस 100 रुपये को मैंने टोटल वॉल्यूम लिखा, और मैंने कहा आपके पास एक 10 रुपये का नोट है, उसको मैंने एक सिंगल शॉट लिख दिया। अब मैंने कहा कि 100 रुपये के अंदर अगर मैं बोलूं कि एक शॉट 10 रुपये का आता है, तो 100 रुपये के अंदर आप कितने शॉट्स परचेस कर सकते हो। तो बच्चों आप क्या करते हो, इस 100 में 10 से 10 का डिवाइड करते हो, तो आपको पता चलता है कि नंबर ऑफ शॉट्स आप कितने फॉर्म कर सकते हो, 10 शॉट्स आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा कि हम घरों में यूज़ करते हैं, मेरे पास एक बॉल दे रखी है, या आप पेंट कराते हो, तो आजकल जो पेंट होता है वो स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग होने लगा है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉल है, और इसका जो हमें एरिया गिवन है वो 300 मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है बच्चों, तो अब मैंने कहा कि इसमें जो एक ब्रिक्स लगती है, और ब्रिक्स भी कैसी होती है बच्चों, रेक्टेंगुलर होती है, तो इस ब्रिक्स का जो एरिया है वो हमें गिवन है 30 मीटर स्क्वायर। अब मैंने कहा कि बच्चों इस वॉल में नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी फॉर्म्ड हो सकती हैं, तो आप क्या करते हो,
300 में 30 से डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लग सकते हैं। यहाँ पे 10 ब्रिक्स यूज कर सकते हो। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को हमने इस क्वेश्चन में यूज किया था कि सबसे पहले मैंने पता किया कि टोटल जो हमारे पास क्यूबॉइडल है उसका वॉल्यूम कितना है, तो मैंने लिखा इसका मल्टीप्लाई नहीं किया। और मैंने कहा कि एक स्पेरिकल है, मतलब स्पेरिकल शेप का वेसल दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम क्या है, तो नंबर ऑफ हमें शॉट्स बताने थे, इस वॉल्यूम से हम कितने शॉट्स बना सकते हैं, तो इस वॉल्यूम में मैंने इसकी वॉल्यूम का डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ शॉट्स हमारे पास 84 आ गए थे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है और ये एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम हमसे पूछा भी गया है। तो पहले तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम समझेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। अगर बच्चों आपने ये समझ लिया इसमें कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो आप काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को बना लोगे। अदरवाइज काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि हम इस क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि मेरे पास एक 20 मीटर डीप वेल का मतलब बच्चों एक मेरे पास कुआं दे रखा है, जैसा कि आप जानते होंगे, आपने देखे भी होंगे। तो ये मेरे पास एक कुआं है। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों ये कितना डीप है, 20 मीटर डीप। तो 20 मीटर डीप एक गहरा कुआं दे रखा है और इसका जो हमें डायामीटर गिवन है बच्चों, वो हमें गिवन है 7 मीटर। तो मैं यहाँ से इसकी रेडियस अगर निकालूंगा तो 7/2 मीटर हो जाएगा। तो कुएं के बारे में हमें पता चला कि कुएं की जो डीप है यानी कि जो गहराई है वो मेरे पास 20 मीटर है और उसके जो मुंह की रेडियस है वो 7/2 मीटर है। फिर उसने बोला एंड अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट फ्रॉम द प्लेटफॉर्म 22 मीटर एंड 14 मीटर। तो बच्चों इस लैंग्वेज को मैं इजी करता हूं। यहां पे उसने उस क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि उस गड्ढे को खोदा गया जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में था, उस गड्ढे को खोदने के बाद उससे मिट्टी निकाली गई। उस मिट्टी को निकालने के बाद बच्चों क्या किया, उस कुएं के जो सरफेस होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल बच्चों आप समझना, जैसा कि मैंने कहा ये कुआं की फॉर्म में एक हमारा मार्कर है जो सिलेंडर है, यहाँ से इसमें से मिट्टी निकाली गई। मिट्टी को निकालने के बाद बच्चों उसने कहा कि उसको स्प्रेड कर लिया गया। तो स्प्रेड किया गया कुएं के मुंह पर। तो कुएं के मुंह पर जो स्प्रेड किया गया, तो यहाँ पे उसने कहा कि उसकी लेंथ और ब्रेथ इतनी है, तो मिट्टी की हाइट कितनी होगी। तो बच्चों पहले तो इस फिगर को हम जानते हैं कि उसने किस तरीके से फॉर्म किया है। जैसा कि बच्चों ये सिलेंडर है, ये इसका मुंह, उसका बेस है, और उसने कहा कि यहाँ से मिट्टी इस तरीके से उसने निकाली। ठीक है बच्चों, और मिट्टी निकालने के बाद उसने क्या किया, उसके मुंह पे इस तरीके से स्प्रेड कर दी। तो बच्चों यहाँ पे बताना है कि मिट्टी कितनी ऊपर उठेगी। तो बच्चों एक कॉमन सा सेंस यूज करते हैं कि कुएं को, सिलेंडर की जितनी हाइट होगी उतना ही उसने कुएं को खोदा, यानी कि उतनी ही मिट्टी निकली। मिट्टी निकलने के बाद अगर वो सरफेस पे उसको अगर बिछाएगा तो मिट्टी की हाइट कुछ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, आपके पास एक प्लेन सरफेस है, सरफेस पे आपने अगर मिट्टी डाल दी तो मिट्टी के पास कुछ थिकनेस आ जाती है, यानी कि कुछ हाइट हमारे पास आ जाती है। लेकिन बच्चों समझने का पॉइंट ये है कि जो मिट्टी निकाली गई थी उसी मिट्टी को चारों तरफ स्प्रेड किया गया था। तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन क्या हो रहा है, यानी कि जितनी मिट्टी निकली उतनी ही मिट्टी को बिछाया। तो यानी कि इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मतलब मैं ऐसे बता दूं आपको कि जो मिट्टी मैंने निकाली है वही हमने उसके ऊपर बिछाई है। लेकिन बच्चों उसके पास हमें लेंथ पता था, उसकी हाइट हमें पता था, लेकिन उसके पास हमें लेंथ और ब्रेथ पता है। अब उसके पास कुछ हाइट भी आ जाएगी। तो हमने कहा कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो हमने निकाली वही हमने उस पर स्प्रेड की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि बच्चों जो मिट्टी होगी वो क्यूबॉइड की फॉर्म में हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल यानी कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, तो सिलिंड्रिकल फॉर्म में हमारे पास वॉल्यूम होता है पाई r² h। वही वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम पढ़ते हैं L इंटू बी इंटू एच। तो बच्चों अब यहाँ पे इसकी वैल्यू में पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू मेरे पास 22/7 और मेरे पास सिलिंड्रिकल वेसल, तो इसकी रेडियस हमारे पास 7/2 और ये भी 7/2 और इसकी हाइट हमारे पास 20 गिवन है। अब बात करते हैं इस क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड की मेरे पास लेंथ गिवन है 22 मीटर, ब्रेथ है 14 और यही हमसे पूछा गया है कि उसकी हाइट कितनी होगी। तो बच्चों 7 से 7 को कैंसिल किया, 2 से इसको 10 टाइम कैंसिल किया, 2 से इसको 11 टाइम कैंसिल किया, 7 से मैंने इसको कैंसिल किया बच्चों 2 टाइम और 2 से मैंने इसको कैंसिल किया
5 टाइम। तो यहाँ पे मेरे पास केवल फंक्शन बचा 11 × 5 और यहाँ पे 22h। तो h की जो वैल्यू यहाँ पे इसको 2 टाइम कैंसिल किया तो h की वैल्यू मिली 5/2। इसी के साथ h की जो हमें वैल्यू मिली वो 2.5 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमें पता चला कि मेरे पास जो सॉइल को मैंने निकालने के बाद उसके सरफेस पे अगर स्प्रेड किया तो स्प्रेड करने के पास उस सॉइल की हाइट कितनी होगी, तो उसकी हाइट हमें मिलेगी बच्चों कितनी, 2.5 मीटर। जेन्युइन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैनी ऑफ टाइम्स एग्जाम में हमसे पूछा जा चुका है। तो बच्चों अच्छे से समझना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि मिट्टी को निकालने के बाद उसके जो चारों तरफ मिट्टी को स्प्रेड किया गया था तो वो स्प्रेड की जो फॉर्म बन जाएगी तो हाइट आने के रिस्पेक्ट में वो क्यूबॉइड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी फॉर्म का एक क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगा, उसमें भी सिलिंड्रिकल फॉर्म में मिट्टी को स्प्रेड किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैंने मेंशन करके रखा है और ये रियलिटी में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करके आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताने वाला हूँ कि आप इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो कहीं पे वो कह देगा कि लेंथ इंक्रीज हो रही है तो रेडियस में कितनी चेंजिंग होगी, कहीं पे बोलेगा कि रेडियस में इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ में कितनी चेंजिंग होगी। तो सिमिलरली भी यहाँ पे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिया है तो मैं आपको इसका एक प्रॉपर मेथड बताने वाला हूँ जिससे आपका क्वेश्चन एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व हो जाएगा और सारे क्वेश्चनों को आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि उसने बोला है इफ द डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन वायर इज डिक्रीज बाई 5%, यानी कि बच्चों उसने बोला है कि मेरे पास एक सिलिंड्रिकल वायर है और सिलिंड्रिकल वायर का जो डायमीटर है वो चेंज हो रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है 5% से। तो मैंने कहा कि मेरे पास जो वायर था उसका शुरुआत में डायमीटर बच्चों मैंने डी लिया था, लेकिन बच्चों ये तो मैंने कहा उसका पहले डायमीटर था तो चेंज डायमीटर मैंने कहा कितना मिलेगा तो उसको मैंने डी डैश बोल दिया। तो डी डैश की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, यानी कि शुरुआत में डी था और चेंज हुआ तो चेंज का मतलब कितना चेंज हुआ, वो पुराने वाले डायमीटर से 5% चेंज हुआ। इसको कैंसिल किया 20 टाइम तो डी माइनस D/20। तो इसको हमने बच्चों सॉल्व किया तो 19D/20। ठीक है बच्चों, तो नया डायमीटर में कितना फॉर्म हुआ तो जो नए वायर का डायमीटर वो मिला वो डी डैश की वैल्यू 19D/20। तो सबसे पहले तो आप इतना क्वेश्चन में करोगे कि शुरुआत में डायमीटर डी था लेकिन हमने कहा कि 5% डायमीटर डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हुआ तो मैंने कहा कि नए वाले वायर का डायमीटर कितना फॉर्म हुआ तो 19D/20। अब इसी के साथ उसने कहा कि उसका वॉल्यूम सेम है, यानी कि बच्चों एक अच्छी सी लाइन उसने जोड़ी है कि वॉल्यूम सेम है और हमें बताना है कि उसकी लेंथ में कितना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम। पहले बच्चों वायर का वॉल्यूम मैंने लिखा πr²h, लेकिन बच्चों यहाँ पे d के टर्म में दिया है तो कहीं ना कहीं मैं इस r को अगर d के टर्म में कन्वर्ट करूँगा तो d का जो मतलब कितना होता है 2r। तो मैंने ये पाई लिखा, इसमें मैंने बच्चों क्या किया इसको 2r का स्क्वायर बना दिया। तो मैं आपके सामने बेसिक कर दे रहा, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया और r² और इनटू में h। तो ये वॉल्यूम जो हमें फॉर्म्ड मिला इसको हम 2r का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस 2r के स्क्वायर को हम d² लिख सकते हैं। तो ये हमें मिला जब मेरे पास डायमीटर d था तो वॉल्यूम इतना था। इसी के साथ जो अगर डायमीटर चेंज कर दिया तो वॉल्यूम तो बच्चों रिमेन सेम ही रहा है, लेकिन हमें थोड़े से फंक्शन चेंज करने पड़ेंगे। तो पाई तो एज इट इज मिला, यानी कि ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, लेकिन डी के प्लेस पे अब हम लिख देंगे 19D/20 का स्क्वायर। और बच्चों अब उसकी हाइट भी चेंज हो जाएगी तो हाइट को मैंने h' लिखा और अपॉन में 4 लिखा। तो ये तो हमने लिख दिया कि नए वाले वायर का जो वॉल्यूम फॉर्म्ड हुआ है वो ये हुआ है, लेकिन बच्चों उसने कहा कि अगर मैं उसके डायामीटर में डिक्रीज कर दूं तो वहाँ पे उसका वॉल्यूम फिर भी सेम रहता है। तो इस लाइन को हम यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने कहा v और v' आपस में इक्वल है। तो v की जो वैल्यू हमें गिवन है वो मैंने लिखा पाई d²/h और अपॉन में 4। और ये जो वॉल्यूम गिवन है वो हमें लिखा 19 का स्क्वायर बच्चों मैंने 361 लिखा, d² और 20 का स्क्वायर 400 और इसके अपॉन में पाई लिख लिया और यहाँ पे h' लिखा। बच्चों पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, d² से d² कैंसिल। तो यहाँ से हमें एक फंक्शन मिला। तो मैं क्या मिला, मैंने यहाँ से लिखा मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो मैंने निकाला h' की वैल्यू, तो वो मुझे मिलेगी 400 अपॉन में 361।
इसको बच्चों मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वो हमसे बोलता है कि उसकी हाइट में यानी कि उसकी लेंथ में कितना चेंज हुआ, यानी कितनी इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज हुई है तो उसका फॉर्मूला हम आपको बताते हैं एच डैश माइनस एच और अपॉन में एच और इनटू में 100। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा है। सबसे बच्चों उसकी पहले न्यू हाइट में से माइनस ओल्ड हाइट को करेंगे और चेंजिंग किस पे हो रही है, यानी कि पुरानी वाली हाइट पे चेंजिंग हो रही है तो वहाँ पे हम एच को अपॉन में लिखेंगे। लेकिन बच्चों इसको मैं और इजी करूँगा तो मैंने इसको लिखा एच डैश अपॉन एच। एच को दोनों फंक्शनों के साथ सॉल्व किया और इनटू में 100। तो बच्चों परसेंट चेंज एच डैश अपॉन एच की वैल्यू हमें मिली 400 अपॉन 361। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह डायरेक्ट प्लेस कर दिया 400 अपॉन 361 माइनस का 1 और इनटू में 100। और बच्चों इसका एलसीएम लेके अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो 39 अपॉन 361 इनटू में 100। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 3900 अपॉन में 361। तो बच्चों अगर आप इसको कैंसिल करोगे तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो 10.8% इंक्रीजिंग, यानी कि बच्चों उसकी हाइट में कितना चेंजिंग आएगा, तो हाइट उसकी 10.8% इंक्रीज हो जाएगी। डायमीटर को डिक्रीज करने से उसकी हाइट में इंक्रीज हुआ लेकिन फिर भी उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहा। ठीक है बच्चों, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपके लिए एक बार फिर से डिफाइन करूंगा। बच्चों शुरुआत में मैंने कहा कि उसका डायमीटर डी था लेकिन उसका जो डायमीटर था वो डिक्रीज हो गया 5%। तो डायमीटर डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज का फंक्शन आप कैसे निकालते हो, मैंने लिखा कि शुरुआत में डायमीटर डी था और डी से कितना डिक्रीज हुआ 5%। तो डी का 5% यानी कि 5d अपॉन 100 माइनस करके जो नया डायमीटर पता चला वो 19d अपॉन 20। ठीक है बच्चों, मैंने कहा कि अब मेरे पास वॉल्यूम सेम है तो हमने कहा पहले वॉल्यूम कितना था, तो पहले वाला वॉल्यूम था पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन बच्चों मैं आर को डी में कन्वर्ट करूंगा तो आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया, बिकॉज डायमीटर क्या होता है 2 इंटू आर। तो यहाँ से ये 2r की फॉर्म में आ गया तो मैंने इसको पूरे फंक्शन को 2r का स्क्वायर लिखा। और 2r किसके बराबर था बच्चों, डी के। तो यहाँ से मैंने इसको लिख दिया पाई डी स्क्वायर अपॉन एच और नया वॉल्यूम भी फॉर्म किया। तो नया वॉल्यूम में केवल डायमीटर को चेंज किया इसी फॉर्मूले में और नया वॉल्यूम लिखा। ठीक है बच्चों, दोनों के वॉल्यूम आपस में इक्वल हैं तो इसको इक्वल करने से हमने एक रिलेशन निकाल दिया एच डैश अपॉन एच का। एच डैश अपॉन एच में रिलेशन निकालने के बाद उसने बोला है कि उसकी हाइट में कितनी चेंजिंग आ रही है। तो मैंने कहा एच डैश माइनस एच अपॉन एच इंटू 100 की वैल्यू हमसे पूछी गई है तो उसमें मैंने प्रॉपर वैल्यू पुट की और हमें पता चला कि उसकी हाइट में कितनी चेंजिंग आ रही है, यानी कि 10.8% वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन ठीक है बच्चों, तो इसका आप आंसर नोट डाउन करोगे 10.8%। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक ज़बरदस्त क्वेश्चन क्यूब्स का और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझना है बच्चों। जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मेरे पास 3 क्यूब्स हैं और उनकी जो साइड का रेशियो हमें गिवन है तो 3:4:5। तो बच्चों मैंने कहा पहले वाले क्यूब की साइड 3 है, दूसरे वाले क्यूब की साइड 4 है और तीसरे वाले क्यूब की साइड 5 है। ठीक है बच्चों, और उसको मेल्ट करने के बाद एक सिंगल क्यूब में बनाया गया है, एक सिंगल क्यूब बनाया गया है। लेकिन जो सिंगल क्यूब बनाए बच्चों उसकी हमें डायामीटर पता है। सिंगल क्यूब का जो डायामीटर है वो 12√3 दे रखा है। हमसे पूछा है कि हमें एजेस बतानी है, वो जो हमारे पास क्यूब थे उन तीनों की एजेस कितनी होगी। तो बच्चों सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मैंने कहा डायगोनल ऑफ, ये एक बड़ा क्यूब फॉर्म हुआ है तो बच्चों इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया डायगोनल ऑफ बिग क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूले में लिखवाया था, डायगोनल ऑफ क्यूब होता है साइड√3। तो बच्चों इसका डायगोनल गिवन कितना है 12√3। यहाँ से साइड√3 को इक्वल करेंगे तो √3 से √3 को कैंसिल करेंगे तो इस वाले क्यूब की जो साइड हमें मिलेगी तो वो हमें कितनी मिलेगी, साइड हमने लिख दी 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बड़े वाले क्यूब की साइड 12 सेंटीमीटर है तो मैं बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम भी लिखता हूं। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, साइड की पावर 3 यानी कि 12 की पावर 3। तो इसको केवल मैं इतना ही नोट डाउन करूंगा 12 × 12 × में 12 और आगे यूनिट आप मेंशन करोगे सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है बच्चों, फिर क्वेश्चन पे वापस लौट के आते हैं। यहाँ पे उसने बोला कि 3 क्यूब्स और थे, उनकी भी हमें साइडें पता है लेकिन रेशियो में पता है। तो बच्चों सिमिलरिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंट क्यूब हैं और उनसे एक सिंगल क्यूब फॉर्म किया गया है तो इस कंडीशन में दोनों क्यूबों के जो वॉल्यूम होंगे वो आपस में बच्चों कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। तो यहाँ से मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ 3 डिफरेंट क्यूब जो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 बिग क्यूब। तो बच्चों 3 डिफरेंट क्यूब है, तो पहले का वॉल्यूम हमें मिला 3a की पावर 3, दूसरे का मिला 4a की पावर 3 और तीसरे का मिला 5a की पावर 3। इसको मैंने इक्वल कर दिया 12 इंटू 12 इंटू 12 के। ठीक है बच्चों, अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 की पावर 3 का मतलब 27a क्यूब प्लस का 64a क्यूब और प्लस का 125a क्यूब और इसी के साथ 12 इंटू 12 इंटू में 12। ठीक है बच्चों, यहाँ से a क्यूब को कॉमन लिया और इन सब फंक्शन को हमने ऐड किया तो 5 + 4 9 और 9 और 7 16 यानी कि 1 कैरी, 2 + 3 3 और 6 9 9 और 2 8। ठीक है बच्चों, तो इसका जो हमें आंसर मिला ऐड करने पे, ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा 216 और ये मैंने बच्चों एज इट इज लिखा 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मेरे पास ये क्यूब का फंक्शन है तो मैंने यहाँ पे क्या किया 12 इंटू 12 इंटू 12 और डिनोमिनेटर में पहुँचा यहाँ पे 216। तो 216 बच्चों हमारे पास क्यूब रूट होता है 6 का, तो इसको मैंने लिखा 6 इंटू 6 इंटू 6। तो ये मेरे पास तीनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यानी कि a की जो वैल्यू हमें मिलेगी बच्चों 2 मिलेगी। बच्चों क्यों 2 मिलेगी, तो पहले मैं आपको लिख के बता दे रहा, क्योंकि इसको मैंने लिखा 2 की पावर 3 और ये a की पावर 3, तो a की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो a की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। जब a की वैल्यू बच्चों हमें 2 मिलेगी तो हम इसकी साइड को अगर निकालेंगे तो पहली साइड हमें 6 मिलेगी, 3 2 या 6 और दूसरी की साइड 8 मिलेगी और तीसरे की साइड हमें 10 मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्यूब का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को, जो हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमसे एग्जाम में भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के। लेकिन बच्चों ये मैंने जो आपको केवल बेस क्लियर कराया था, इसी भी आप पर हम एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। बस बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट।